दोस्तों, नेपाल से सामने आई ऐसी वीडियो देखकर हमारी आंखें नम हो गई हैं। सच कहें तो ऐसी दर्दनाक तस्वीरें देख पाना बेहद मुश्किल है। जो कुछ भी हुआ वह बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस भयानक दुर्घटना में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनके परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्माओं को शांति मिले और उनके परिवारों को इस कठिन समय में दुख सहने की शक्ति और हिम्मत मिले। हम इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। भगवान सभी को शक्ति और संबल प्रदान करें। एक ऐसी तबाही जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बिना किसी भारी बारिश के अचानक आसमान से नहीं बल्कि पहाड़ों के बीच से एक ऐसा सैलाब आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। नेपाल के रसुआ जिले में बुधवार की सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। तिब्बत की तरफ से आई इस भयानक बाढ़ ने देखते ही देखते पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। घर, सड़कें, पुल और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ताश के पत्तों की तरह पानी में बह गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब वहां बारिश ही नहीं हुई तो फिर यह पानी आया कहां से? क्या इसके पीछे पड़ोसी देश चीन की कोई सोची समझी साजिश है, या फिर यह प्रकृति का कोई खतरनाक इशारा है? और सबसे जरूरी बात, क्या इस तबाही का असर अब भारत पर भी होने वाला है? आइए इस पूरी घटना के पीछे के सच को गहराई से समझते हैं। तबाही का खौफनाक नजारा। बुधवार सुबह की दास्तान। बुधवार की सुबह करीब 9 बजे थे। नेपाल के रसुआ जिले के तिमुरे और स्याब्रू बेसी इलाके में लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल एक बड़ी विपदा आने वाली है। अचानक भोटे कोशी नदी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ने लगा। पानी का बहाव इतना तेज और भयानक था कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। स्थानीय लोगों के अनुसार पानी की रफ्तार इतनी तेज थी मानो अचानक किसी बहुत बड़े बांध का पानी छोड़ दिया गया हो या कोई विशाल जल स्रोत टूट गया हो। इस भयानक बहाव में गाड़ियां, लोगों का सामान, मजबूत इमारतें और सड़कें तिनके की तरह बह गईं। तिमुरे, स्याब्रू बेसी और रसुआगढ़ी इलाके में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इस अचानक आई बाढ़ में कई लोगों की जान जाने की खबर है और सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। आखिर बिना बारिश के अचानक बाढ़ आई कैसे? इस बाढ़ ने मौसम वैज्ञानिकों और अधिकारियों को भी उलझन में डाल दिया है। नेपाल के मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार रसुआ जिले में पिछले 24 घंटों में कोई बड़ी या मूसलाधार बारिश दर्ज नहीं की गई थी। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई थी, लेकिन वह इतनी मामूली थी कि उससे इतनी बड़ी बाढ़ आने की कोई संभावना नहीं बनती। तो फिर भोटे कोशी नदी में अचानक इतना पानी कहां से आ गया? दरअसल यह पूरा इलाका तिब्बत सीमा से सटा हुआ है। नदी का प्रवाह तिब्बत की तरफ से आता है। इसलिए यह सवाल उठ रहा है कि क्या तिब्बत की तरफ कुछ ऐसा हुआ जिसने इस नदी के स्वरूप को अचानक बदल दिया? अधिकारियों को अब अंदेशा है कि तिब्बत के पहाड़ी इलाकों में मौजूद कोई ग्लेशियल झील फट गई है, जिससे यह भारी मात्रा में पानी अचानक नदी में आ गया। क्या इसके पीछे चीन की कोई साजिश है या सिर्फ कुदरत का खेल? चूंकि भोटे कोशी नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के पठार में है, जो वर्तमान में चीन के नियंत्रण में है, इसलिए इस घटना को लेकर तरह तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। रसुआ जिला नेपाल और चीन के बीच व्यापार का एक मुख्य मार्ग भी है। ऐसे में कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या चीन की तरफ किसी बड़े जल संचय या बांध से जानबूझकर पानी छोड़ा गया है, या फिर वहां चल रहे किसी बड़े निर्माण कार्य के कारण यह हादसा हुआ। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो बिना किसी पुख्ता सबूत के इसे किसी की साजिश कहना उचित नहीं होगा। हिमालयी क्षेत्र में पर्यावरण तेजी से बदल रहा है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इसलिए इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि यह एक प्राकृतिक आपदा है। सही कारणों का पता लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डाटा और सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण किया जा रहा है। ग्लोफ यानी ग्लेशियल झील फटने का विज्ञान, और इसका असर अब समझते हैं कि आखिर यह ग्लेशियल झील क्या होती है और यह कैसे फटती है, जिसे विज्ञान की भाषा में ग्लोफ यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहा जाता है। ऊंचे पहाड़ी और हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियरों के पिघलने से पानी धीरे धीरे पहाड़ों के बीच जमा होने लगता है, जिससे बड़ी बड़ी प्राकृतिक झीलें बन जाती हैं। इन झीलों के मुहाने पर बर्फ, मिट्टी, पत्थर और मलबे की एक प्राकृतिक दीवार या बांध जैसी संरचना बन जाती है। समय के साथ या फिर किसी भूकंप, भूस्खलन, अत्यधिक तापमान या अचानक भारी बर्फबारी के कारण जब यह प्राकृतिक दीवार कमजोर पड़ जाती है या अचानक टूट जाती है, तो झील में जमा करोड़ों लीटर पानी बेहद तेज रफ्तार से नीचे की ओर बहने लगता है।
जब यह पानी नीचे आता है तो रास्ते में आने वाले पहाड़ों को काटता हुआ भारी मात्रा में मलबा और पत्थर अपने साथ ले आता है, जिससे नीचे के इलाकों में भयानक तबाही मचती है। भोटे-कोशी बेसिन में मौजूद झीलों का जाल। आईसीमॉड और एनडीपी की रिपोर्ट। भोटे-कोशी नदी के आसपास का इलाका पर्यावरण के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। इशीमॉड और एनडीपी द्वारा साल 2020 में की गई एक संयुक्त स्टडी के मुताबिक भोटे-कोशी बेसिन में लगभग 122 ग्लेशियल झीलें मौजूद हैं। इनमें से कई झीलें ऐसी हैं जो खतरे के निशान पर हैं और जलवायु परिवर्तन के कारण कभी भी फट सकती हैं। इस हालिया घटना में कौन सी झील फटी है, इसकी अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। वैज्ञानिक और अधिकारी अब सैटेलाइट इमेज और आधुनिक तकनीकी उपकरणों की मदद से इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पानी का मुख्य स्रोत कहां था और किस झील के फटने से इतनी बड़ी तबाही मची है। तिमुरे और आसपास के इलाकों में बाढ़ के साथ साथ बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड का भी खतरा बना हुआ है। भारत पर मंडराता खतरा। बिहार के जिलों में हाई अलर्ट। इस आपदा का असर केवल नेपाल तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ने की पूरी आशंका है। भोटे-कोशी नदी आगे बढ़कर त्रिशुली नदी में मिल जाती है। त्रिशुली नदी का पानी अंततः भारत की तरफ बहता है और बिहार की नदियों के जलस्तर को बढ़ा देता है। इसी खतरे को देखते हुए भारत में भी प्रशासन पूरी तरह चौकन्ना हो गया है। बिहार सरकार ने सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। विशेष रूप से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर जिलों में प्रशासन को बेहद सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। नदी के किनारे बसे गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है और जल संसाधन विभाग लगातार पानी के बहाव पर नजर बनाए हुए है। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए राहत और बचाव दलों को तैयार रखा गया है। लापता लोगों का आंकड़ा और मानवीय संकट की गंभीर स्थिति। यह आपदा सिर्फ संपत्ति के नुकसान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बड़े पैमाने पर मानवीय संकट भी खड़ा हो गया है। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार इस हादसे के बाद से सैकड़ों लोग लापता हैं। इनमें 100 से ज्यादा भारतीय नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं, जो वहां यात्रा, व्यापार या काम के सिलसिले में मौजूद थे। इसके अलावा करीब 250 से ज्यादा विदेशी टूरिस्ट भी लापता हैं, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। सीमा चौकी पर तैनात 9 पुलिसकर्मी भी बाढ़ के बाद से लापता हैं और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि सीमा चौकी पर मौजूद 25 से 30 अन्य लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल और सेना बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, ताकि लापता लोगों का पता लगाया जा सके और प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। बुनियादी ढांचे और व्यापारिक मार्ग को भारी नुकसान। इस अचानक आई आपदा ने नेपाल के बुनियादी ढांचे को बहुत बड़ा झटका दिया है। रसुआ जिला नेपाल और चीन के बीच व्यापार का एक मुख्य मार्ग है। इस बाढ़ के कारण सड़कें पूरी तरह टूट चुकी हैं, जिससे दोनों देशों के बीच का जमीनी संपर्क कट गया है। इसके अलावा इस इलाके में चल रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। बाढ़ का पानी प्रोजेक्ट के टरबाइन और मुख्य ढांचों में घुस गया है, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। बिजली आपूर्ति ठप हो जाने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों के बह जाने की वजह से भारी मशीनें और राहत सामग्री प्रभावित इलाकों तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। भविष्य की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए जरूरी कदम। नेपाल की यह भयानक बाढ़ हमें एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण पहाड़ी इलाकों में इस तरह के खतरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमें इन संवेदनशील क्षेत्रों में बड़े निर्माण कार्यों को करने से पहले पर्यावरण के अनुकूल योजनाएं बनानी होंगी। इसके साथ ही भारत और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों को मिलकर एक ऐसी पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करनी होगी, जिससे ऐसी आपदाओं के आने से पहले ही लोगों को सचेत किया जा सके, ताकि जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। फिलहाल प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और हम सभी यही उम्मीद करते हैं कि लापता लोग जल्द से जल्द सुरक्षित मिल जाएं।